अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूट्रिशनल टॉक के साथ मैं हूं मलिया ख़ान। नाज़रीन, जैसा कि हमने पुराने जो हमारे से पिछला प्रोग्राम गुजरा है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। जो गेन है वो अपने मुख्तलिफ और स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है जो फूड फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस है। फूड फोर्टिफिकेशन के बहुत से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। आज हम लोग जिस एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे दैट इज़ बायो फोर्टिफिकेशन। अब ये बायो फोर्टिफिकेशन होता क्या है? जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि फूड फोर्टिफिकेशन जो है वो आगे के प्रोसेस को कहते हैं जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में हो रहा होता है। जैसे अगर हम लोग आटे की बात करते हैं, जब आटा जब पिस रहा होता है तो उसके अंदर उसके सारी न्यूट्रिशनल चीज़ें जितनी भी वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, अगर उसकी डेफिशिएंसीज़ हैं तो उसको ऐड ऑन किया जाता है ताकि आगे जब पहुँचे खाना तो वो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। लेकिन बायो फोर्टिफिकेशन जो है वो इस तरह से है कि अगर जब आप लोग क्रॉप्स की ब्रीडिंग कर रहे हैं तो उसी वक्त से आप लोगों ने उसके अंदर वो जो भी डेफिशिएंसीज़ हैं उनको ऐड ऑन करना है ताकि वो पूरी जब ग़िज़ा वो जब पूरा उगे ही तब ही वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। इसके लिए आज इस पूरे बायो फोर्टिफिकेशन के स्पेसिफिकली के बारे में बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है मुनव्वर हुसैन साहब को, जो कि न्यूट्रिशन एंड फूड फोर्टिफिकेशन एक्सपर्ट हैं। उसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ साहब को, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं CBC हार्वेस्ट प्लस के। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू फॉर कमिंग सर। मुनव्वर साहब, आपसे स्टार्ट करती हूँ। मुझे बताइएगा बायो फोर्टिफिकेशन जो है वो किस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे ऑडियंस को? बहुत शुक्रिया मलिया। जिस तरह आपने इंट्रो में बताया है कि जो फूड फोर्टिफिकेशन में, बिल्कुल आपको आसान लफ्ज़ों में इसकी वजाहत कर दूं। फूड फोर्टिफिकेशन में जब आप किसी स्टेपल फूड को, जिस तरह गंदम, ऑयल, नमक, उनको जब प्रोसेस कर रहे होते हैं तो प्रोसेसिंग के टाइम पे विटामिन्स और मिनरल्स को, उसकी मिकदार को उसमें डाल दिया जाता है, ये शामिल कर दिया जाता है एक ख़ास स्टैंडर्ड के मुताबिक जो हमारी जिस्म की ज़रूरत होती है उसको सामने रखते हुए। इसी तरीके से जो बायो फोर्टिफिकेशन है, बायो फोर्टिफिकेशन भी बुनियादी तौर पर फसलों के अंदर जो क्रॉप्स हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे गंदम है या उसके अलावा जो दीगर मकई है या राइस हैं, चावल हैं, तो उनमें जो ग़िज़ाई अज्जा हैं, विटामिन्स या मिनरल्स हैं, उनकी मिकदार को या उनकी डेंसिटी को बढ़ा दिया जाता है उसी वक्त जो उनको ब्रीडिंग के प्रोसेस में। बेसिकली दो तरीके होते हैं इसको करने के। एक तरीका ये होता है कि जो रवायती जो टेक्निक्स हैं, जिसमें जो के ज़रिए एग्रोनॉमिकल टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए इनको बढ़ाया जाता है। और दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि आप जो मुख्तलिफ जिस विटामिन्स या मिनरल्स की मिकदार को आपको बढ़ाना है, आप उनकी खादों का इस्तेमाल करते हैं या उनका जो उस फसल के खाने वाले हिस्से हैं उनके पत्तों पे छिड़काव कर देते हैं। अच्छा। या उस खाने वाले हिस्से पे छिड़काव कर देते हैं, जिससे उनकी मिकदार जो है वो बढ़ जाती है। और जब हम से एब्जॉर्ब वो चीजें हो जाती हैं। जी एब्सोल्युटली। उसमें जब आप उसमें खाते हैं तो देखें, जब बुनियादी तौर पर उसमें मिकदार इस हिसाब से रखी जाती है, एक्सपर्ट ये करते हैं कि जो हमारे जिस्म को मिकदार चाहिए उसको सामने रखते हुए, वो सारी मिकदार कभी भी हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनती। तो उसको सामने रखते हुए एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि कितना डालना चाहिए। जैसे हम गंदम की बात करते हैं तो गंदम में कुदरती तौर पर भी जिंक होती है, तो जिंक से तकरीबन कुछ 30% से ज़ायद जिंक की मिकदार को बढ़ाया जाता है जब आप बायो फोर्टिफिकेशन करते हैं। तो उसमें जो हमारी अपनी ज़रूरत की मिकदार होती है, जब हम उससे खाते हैं तो वो हमें मिल जाती है। ठीक है सर, डॉक्टर साहब आपके पास आऊँगी। जैसे अब ये जो चीज़ें हैं ज़ाहिर है वो शामिल तो की जा रही हैं, लेकिन अगर हम लोग इनकी डेफिशिएंसी की तरफ आते हैं, अगर मिनरल्स और विटामिन्स और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी डेफिशिएंसी होगी बॉडी में, तो क्या चीज़ें हैं जो हमारी सेहत के लिए जैसे बैड होंगी, या अगर इनकी कमी रह जाए तो क्या असरात हमारी बॉडी के ऊपर नज़र आएंगे? थैंक यू मैडम। पहले तो थोड़ा सा जिस तरह मुनव्वर ने कहा कि ये जो बायो फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, एक तो जिस तरह ब्रीडिंग का प्रोसेस हो गया जो कि लॉन्ग टर्म होता है, सस्टेनेबली होनी चाहिए। दूसरा एग्रोनॉमिक है। एग्रोनॉमिक के दो हिस्से हैं और उसमें भी मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह के केमिकल, लाइक जिंक की मिसाल ले लें, वो अप्लाई होता है ख़ास केमिकल पे, हर एक वाइटामिन और उस पर नहीं होता कि एब्जॉर्ब हो जाए। उसके दो तरीके होते हैं।
एक तो आप जो हमारा ज़मींदार देता है वो साइल में देता है, अगर साइल में वो जिंक दे दे, कुछ 2-3 सालों के बाद साइल की जिंक लेवल ऊपर आती है तो पौधा जो होता है गंदम की मिसाल इस केस में तो वो उसको ले लेता है। ठीक है। उसके अलावा दूसरा होता है कि जो ऊपर से आप उसको छिड़काव कर दे तो उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसका ये थोड़ा सा मसला होता है कि ये जो तरीक़ाकार है वो ज़मींदार की जो पैदावार में जो उस पर ख़र्चा आता है उसको बढ़ा देता है। अच्छा, इसलिए उन दोनों तरीक़ों में जो तरीका होता है, ये जो ब्रीडिंग का तरीका है उस पर बाद में हम आएंगे कि उसके क्या फ़ायदे और लॉन्ग टर्म में वो कैसे बेनिफिट करता है पॉपुलेशन को, जो हमारे ख़ासकर मल नरिश पॉपुलेशन है उसको क्या फ़ायदे दे सकती है। आपकी दूसरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इसके बेसिक जो हमें असरात नजर आते हैं तो उसकी आप मिसाल ले लें, अगर जिंक की ले लें तो जिंक में सबसे जो मेन जो एक करता है कास करता है उसको वो स्टंटिंग बच्चों में उसको जो है ना जो उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है, स्लो कर देता है, उसकी जो दिमाग बढ़ने की सलाहियत है। आप देखती हो कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना अपनी उम्र के 12-13 साल के, उसके जो बॉडी वेट और उसकी जो हाइट का रेशो है वो पूरी बढ़ोती उनकी नहीं होती। तो इसके बॉडी तक ताल्लुक है या माइंड का भी? माइंड का भी ताल्लुक है, सारी पूरी बॉडी डेवलपमेंट जितने भी प्रोसेस है उसके साथ इम्यूनिटी में इसका ताल्लुक है, खासकर उसकी इम्यूनिटी को कम कर देता है। छोटे बच्चों में ये कि छोटे वक्त के बच्चों में वो डायरिया की कास कर लेता है, उसके और भी बड़े सारे नुकसान आते हैं क्योंकि जिंक जो है ना मिसाल के तौर पे इस केस में हम जिंक की अगर बात कर ले तो बहुत सारे 200 से ज़्यादा जो एंजाइम के प्रोसेसेस हैं ना उसको कंट्रीब्यूट करता है। इनकी क्वांटिटी कम होती है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम कहते हैं मिनरल और विटामिन को इकट्ठा करके इनकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी चाहिए होती है, लेकिन इसकी ज़रूरत, इसका जो रोल है जिस्म में मुख्तलिफ फंक्शन करने में वो बहुत अहम है। ठीक है सर, आपकी तरफ आऊँगी। जैसे अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि जिंक की वजह से स्टंटिंग होती है और ये सब कुछ होता है, तो जिंक अगर हम लोग देखें तो वो गंदम की वो बहुत सी ऐसी इकसाम हो सकती हैं ज़ाहिर है, लेकिन किस ऐसी इकसाम में ज़्यादा होता है, कौन सी इकसाम में गंदम की जो जिंक है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हमें नज़र आता है कि वो है? अच्छा, बुनियादी तौर पर जो है जो पाकिस्तान में जो 2 वैरायटीज़ हैं जिनमें गंदम की मिकदार गंदम में जिंक की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। 2016 में एक वैरायटी लॉन्च की गई थी जिंकोल 2016 के नाम से, जो है जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है उनकी जानिब से जो है वो उसको उस पर रिसर्च वर्क हुआ और इंट्रोड्यूस करवाई गई। और इसी तरीके से एक 2019 में एक नई वैरायटी अकबर 2019 के नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। तो इस वक्त 2 वैरायटीज़ हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वीट की, जो है जिसमें जिंक की मिकदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। जो जिंक की मिकदार है तकरीबन रफली को 30% के करीब आम जो गंदम होती है उससे ज़्यादा होती है। ठीक है। और हमारे जो किसान हैं वो किस को ज़्यादा अडॉप्ट करें? आपको क्या लगता है कि जो आपने बताया जिंकोल है या फिर जो अकबर है उसके बाद? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली आपके साथ मैं इसको पे बात करूंगा कि दोनों क्रॉप की जो वैरायटीज़ हैं उसको फार्मर्स की जानिब से बहुत अच्छा रिस्पांस आया। उसकी वजूहात मुख्तलिफ वजूहात थी। एक तो जाहिर है उसमें फार्मर्स की जो अवेयरनेस है उसका भी रोल था, लेकिन इन दोनों जो क्रॉप वैरायटी हैं या जो गंदम की वैरायटीज़ हैं इनकी कुछ और सलाहियतें भी थी। अच्छा। ख़ास तौर पर इनमें पैदावारी सलाहियतें, खसूसी तौर पर अकबर 2019 की पैदावारी सलाहियत जो कोई भी दूसरी टॉप वैरायटी है उसके बराबर थी या उनसे ज़्यादा थी। अच्छा। और इसी तरीके से जिंक की भी बहुत सारी वैरायटियों से जो पैदावारी सलाहियत है वो ज़्यादा थी। ऐसा तो नहीं कह सकते कि तमाम से ज़्यादा थी, लेकिन बहुत सारी वैरायटी से ज़्यादा थी। उसके अलावा जो बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत है फसलों की, ख़ास तौर पर येलो रस्ट है या अक्सर जिससे गंदम की फसल तबाह हो जाती है या उसकी पैदावारी सलाहियत कम हो जाती है, तो उसके खिलाफ एक मुज़ाहमत भी जो है वो ज़्यादा थी इन वैरायटीज़ के अंदर, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा ये हुआ कि फार्मर्स जो है एक ग़ज़ाई उसके लिए ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती है कि कौन सी फसल से उसे क्रॉप या उसकी यील्ड जो है वो ज़्यादा मिलेगी, पैदावार ज़्यादा मिलेगी, जो उसके लिए एक उसके ख़ानदान की इनकम बढ़ाने के लिए भी मददगार हो। तो ये एक किस्म का पैकेज था कि जिसके अंदर ग़ज़ाइयत भी ज़्यादा है और पैदावार भी और बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़अत भी है। बिल्कुल ठीक है सर, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगी कि अब जैसे 2 इक़साम हैं अगर, तो क्या दोनों इक़साम का बॉडी पे भी असर जो है वो कुछ डिफरेंट हो रहा है या किस तरह से?
बॉडी पे तो वही बात आ जाती है, थोड़ा सा इसको बैकलाइट जो दो अक़साम है कहाँ से आई, इसका क्या बैकग्राउंड है और मुस्तकबिल में क्या होना चाहिए। एक तो ये काफ़ी 9-10 साल से हार्वेस्ट प्लस काम कर रहा था जो हमारे कौमी इदारे उनके साथ, ठीक है, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा जो जर्म प्लाज्म की जो वैरायटियाँ होती है बाहर से आती है उनको यहाँ टेस्ट किया जाता है, और हमारे लोकल जो साइंसदान हैं वो भी यहाँ भी इनको जो है ना मुख्तलिफ, जिस तरह हमने बात की ब्रीडिंग के थ्रू बनाते हैं, उसमें सलेक्शन करते हैं। तो अभी अगर आप फील्ड में देखें तो हमारे पास कम से कम 20-25 वैरायटियाँ होंगी, लेकिन मौजूद हमारे पास आप कहें तो इस 2 में जिंक ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन मसला वहाँ आ जाता है कि आप कितने एरिया पे लगा सकते हैं, आपको सीड की अवेलेबिलिटी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ये दोनों सिर्फ जिंक के हिसाब से, इसमें जिंक का लेवल मिस्टर जिंकोल हो गया। आम गंदम की जो वैरायटियाँ होती है उनमें जिंक की मिकदार होती है 25 मिलीग्राम केजी के हिसाब से, इनमें एक में से 33 और दूसरे में 37-38 तक है, जो उससे ज़्यादा है, क्योंकि उसको ज़्यादा इसलिए रखा गया जब इनको ब्रीड किया गया था तो उसके लिए स्टैंडर्ड रखा गया था। वो स्टैंडर्ड था कि इंसान की जिस्म को कितनी जिंक डेली जो यूज़ है, अगर उसको 10 मिलीग्राम चाहिए कितना चाहिए, और अगर ये, क्योंकि ये भी एक बात याद रखनी चाहिए, जितना भी जिंक हम लेते हैं, कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, वो सारा हमारा जिस्म एब्जॉर्ब नहीं करता, उसकी जो है ना बायो अवेलेबिलिटी जो एक लफ्ज़ यूज़ होती है कि उसका कुछ हिस्सा अवेलेबल होता है, तो इस हिसाब से आप उसकी क्वांटिटी उस पौधे में बढ़ाते हैं कि जी अगर इसमें इतना मैं बढ़ाऊंगा तो इसमें से अगर मुझे एक्स अमाउंट मिल जाए तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर लेता है। तो इस वजह से ये जो 2 वैरायटियाँ हैं, इसी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से और उसी मकदार को सामने रख के इसमें जिंक की लेवल बढ़ा दिया गया है, और इसी सोच के साथ कि इसको ख़ास तर जब मुस्तकबिल में इसकी सीड बनेगी, जो ख़ासकर उन इलाकों में जहाँ पे ज़्यादातर लोग malnourished है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, बाद में मैं इसको ख़ास पर रहूँगा कि 4 इससे बायोफोर्टिफिकेशन क्योंकि आपने जिक्र किया ना कि फोर्टिफिकेशन है, बाकी सप्लीमेंटेशन है, हम वाइटामिन्स लेते हैं मुख्तलिफ आजकल लेते हैं, तो ये एक तीसरा तरीके है, लेकिन इसके फ़ायदे क्या है, हम क्यों करें इसको, तो उसके वही उस पर आ जाते हैं ना कि इसकी 2-3, एक तो ये कि आपकी जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन, ख़ासकर जो लोग हैं जो गरीब और जो उस कम्युनिटी में रहते हैं, वल्नरेबल लोग हैं जो कि उस कम्युनिटी में रहते हैं, एक तो ये कि उन तक इनको पहुंचाना, बिल्कुल ऐसे। दूसरा ये कि इसमें आ जाती है बात इकोनॉमिक्स की कि ये जो है ना इसकी एक इस पे खर्चा इतना नहीं है, क्योंकि अगर सप्लीमेंट आप लेते हैं हर वक्त आप लेके खाते हैं, दूसरा अगर आपने फोर्टिफिकेशन करनी है ये एक टाइम का खर्चा है जब आपने एक अक़साम को बनाना है। दूसरा ये कि इसकी जो है ना सस्टेनेबिलिटी एक दफ़ा बन गया हो तो उसको फिर सीड मल्टीप्लाई होगा और वो जाता रहेगा। और चौथी जो बात है ये रूरल कम्युनिटी को पहुंचता है, क्योंकि आपके जो गांव में विलेजेस में जो लगे हैं छोटे मिल, अपने इलाके में लोग वीट को क्रश करते हैं, उससे आटा निकालते हैं, तो उनको पहुंचना बड़ा आसान है कि बाकी तरीक़ों के मुकाबले में। तो इसलिए ये टारगेट किया गया कि इसके ज़रिए लोगों में जो ये मिनरल की डिफिशेंसीज है, कमी है, उनको पूरा किया जाए, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उनकी जो है ना, तो ये हर एक एरिया में हर एक उसके हिसाब से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाला गया है, तो उसी एड्रेस करने के डिफिशिएंसी जो पहले हमने बात की। ठीक है सर, आपकी तरफ आऊँगी। बताइएगा मुनव्वर साहब कि हम लोग जैसे अभी जो चल रहा है डिस्कशन, एनालॉग और बायोफोर्टिफिकेशन, इनमें क्या फ़र्क है? एनालॉग क्या चीज़ है? एनालॉग जो है ना, ये तो रवायती गंदम की जो वैरायटीज़ हैं, जैसे इम्तियाज़ साहब ने बताया कि तकरीबन को 25 से ज़्यादा वैरायटी हैं पाकिस्तान में, यानी कोई भी गंदम की वैरायटी जो है, जो वो उनको आप कह लें कि जो आम वैरायटीज़ हैं उनको आप एनालॉग कह लें। और जो जिंक वाली वैरायटीज़ हैं, जैसे 2 वैरायटीज़ जिंकोल और अकबर 2019 जो है, तो ये 2 जिंक वाली वैरायटीज़ हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये बायोफोर्टिफाइड हैं ऑलरेडी, और जो एनालॉग हैं वो जो बाकी सारी जो जिनको आप कह लें कि जो नॉन बायोफोर्टिफाइड हैं या बगैर फोर्टिफिकेशन के हैं, जिनके अंदर कमी हो, नहीं उसमें कमी नहीं, उसको आप ये कह लें कि उसमें ये लेवल नॉर्मल जो आम तौर पे होता है 25 मिलीग्राम कर लें, जो कि आप खाते जाए तो मिसाल के तौर पर अगर आप जो तो वो नॉर्मल अगर हम लोग खा रहे हैं तो वो हमारी डेफिशिएंसी पूरी नहीं होती। अच्छा, ये ना ये जो बेसलाइन है, एक आम तौर पर गंदम को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ कुदरती तौर पर ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं, जैसे एक बेसलाइन होती है तकरीबन 25 मिलीग्राम के करीब, 23 से 25 मिलीग्राम पाकिस्तान में जो गंदम है उसके अंदर पर किलोग्राम जो है वो मौजूद होती है जिंक, लेकिन
वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बन रही होती, ठीक है। उसमें जो है जैसे वो सारी बायो अवेलेबल नहीं होती, आपको उसकी मिकदार को बढ़ाना पड़ता है जो हमारी ज़रूरत है। और इवन जब आप बढ़ा के जो है 25 से 30% ऊपर ले जाते हैं बढ़ा के मिकदार, तो वो भी सारी हमारे जिस्म का जो है वो हिस्सा नहीं बन रही होती। उसमें से कुछ मिकदार बायो अवेलेबल होती है, लेकिन वो इतनी बायो अवेलेबल हो जाती है हमारे जिस्म में, हमारे को मिल जाती है कि जिससे हमारे जिस्म की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। ठीक है सर, आप बताए थे कि मैं मिसाल आपको दे रहा था ना, हमारे हालात को आप देखें, अगर आप जो है ना कम से कम अगर आप 100 ग्राम की जो हमारी चपाती अगर आप खाएं ना, तो आपको मेरे ख्याल में अगर 3 चपातियाँ खाए तो उस हिसाब से आपको मेरा ख्याल मिल जाती है बायो फोर्टिफाइड फ्लावर आटे से अगर बनाओ तो आपको उसे मिल जाएगी आपकी 40 मिलीग्राम जिंक का जो कंटेंट है। और बाकी अगर आप इन अलग ये दूसरी वैरायटी, ये बच्चों में बात कर रहा हूँ, अच्छा। और एडल्ट में मिल जाएगी 25 तक 28 तक, लेकिन अगर आप आम इन अलग की बात करें वो आपको 17-18 तक अच्छा, दे देगी। हाफ से भी तो वो तो तकरीबन इसलिए लेवल बढ़ाया गया, जो पहले मैंने बात की कि आप ले तो रहे हैं, आम गंदम से भी ले रहे हैं, लेकिन ये कि पूरी नहीं हो रही ना, तो इसलिए इसको बढ़ा दिया गया कि जी चलो अगर कुछ न भी दो, बायो अवेलेबल इतना हो जाए कि डिफिशिएंसी पूरी हो जाए, खासकर उन कम्युनिटी में जिसमें और कोई डाइवर्स फूड है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मोली आपकी जो रिलाई कर रहे हैं, जिस पे आप इन्हिसार है आपका, वो आपका स्टेपल या जो गंदम है और उस रोटी और कुछ भी उसी पे आपने ज़्यादातर करना है, तो इसलिए उसको मिकदार को बढ़ाया गया। ठीक है, हमारे किसानों को सर मनोहर साहब बताइएगा कि अवेयर किस तरह से किया जा रहा होता है, क्या कोई कैंपेन्स चलाई जा रही होती हैं या उनके सेमिनार्स या मीटिंग्स ट्रेनिंग्स, किस तरह से उन लोगों को इन चीज़ों से अवेयर किया जा रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर प्रोडक्ट तो उन्होंने ही रखना है ना, स्टार्ट तो उनसे ही किया जाएगा, तो वो उनको किस तरह से अवेयर कर रहे होते हैं? अच्छा, बुनियादी तौर पर जब भी आपने को बायो फोर्टिफाइड वैरायटी मुतारिफ करवानी होती है या इंट्रोड्यूस करवानी होती है, तो उसमें किसान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं जो वैल्यू चेन के अंदर आते हैं, जिसमें फार्मर है, रिसर्च के इदारों से गुजरते हुए, फिर उसके बाद मार्केट एक्टर्स जो हैं या जो सीड कंपनीज़ हैं। ज़ाहिर है अगर जब सीड एक तैयार हुआ है तो फिर इसका प्रोसेस है, हुकूमती इदारे हैं कि जो उसको सर्टिफाई करते हैं, फिर उस सर्टिफिकेशन के बाद वो सीड प्राइवेट जो सीड कंपनीज हैं उनके ज़रिए फार्मर्स तक जाता है और फिर फार्मर्स उगाते हैं। ठीक है। तो इस पूरी वैल्यू चेन के जो लोग हैं उनकी अवेयरनेस और उनको इनकी अहमियत के बारे में बताना बहुत ज़रूरी होता है। आमतौर पर इसके लिए जो फार्मर्स के तरबियती वर्कशॉप्स, फार्मर्स फार्म पिक के ऊपर जाके जो फील्ड फार्म डेज हैं वो किए जाते हैं, जिसमें फार्मर्स को क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में भी बताया जाता है कि, और उसके अलावा जो क्रॉप की जो देखभाल है उसके बारे में उनको गाइड किया जाता है। और उसके साथ साथ जो फार्मर्स को सीड की अवेलेबिलिटी के बारे में कि लिंकेजेस भी क्रिएट किए जाते हैं कि वो सीड उनको जो, क्योंकि अभी जो सूरत हाल है आप अंदाज़ा कर लें कि 2 वेराइटीज़ हैं, तो सीड भी एक लिमिटेड सीड अवेलेबल होता है। बहुत एक अच्छी प्रोग्रेस हुई है पिछले कुछ अर्सा में और जिसके ऊपर ज़रूर हम बात करेंगे, लेकिन फार्मर्स तक उन लिंकेजेस को क्रिएट करना भी ज़रूरी है कि अगर फार्मर ने वो वीट उगानी है तो उसको कहाँ से वो सीड मिलेगा और उन इंफॉर्मेशन तक का आना, फिर साथ साथ में जो फसल है उसकी देखभाल से रिलेटेड जो मालूमात हैं वो उन तक पहुँचाना ज़रूरी होता है। बिल्कुल ठीक है सर। यही कि पाकिस्तान में जो है वो इस बायो फोर्टिफिकेशन को, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि जो लेवल है हमारा वो यही उसका मिकदार का, उन दोनों की जिंकोल और अकबर 2019 का, तो वो पाकिस्तान में अब कितना हो गया है? बायो फोर्टिफिकेशन को कितना ज़्यादा पाकिस्तान में अहमियत दी जा रही है आपके ख्याल में? पाकिस्तान में मैं इसमें बुनियादी तौर पर ये कहूँगा कि बायो फोर्टिफिकेशन को बहुत अहमियत दी गई है। ख़ुसूसी तौर पर मैं समझता हूँ कि हुकूमती इदारों की जानिब से भी हमारा 12th 5th ईयर प्लान जो है, और उसके अलावा विजन 2025 और उसके अलावा जो नेशनल और प्रोविंशियल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजीज़ थी, उनके अंदर बायो फोर्टिफिकेशन को एज एक इसकी अहमियत को तस्लीम किया गया और इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ को इसका हिस्सा बनाया गया। अच्छा। और उसके अलावा जो हुकूमत पंजाब का महकमा ज़राअत का जो एनुअल प्लान होता है उसके अंदर
भी शामिल किया गया बायो फोर्टिफिकेशन को, और उसके अलावा पंजाब सीड कॉरपोरेशन के प्लान के अंदर भी शामिल किया गया। और अलावा जी जो हमारी मुख्तलिफ रिसर्च के इदारे हैं, जो रीजनल रिसर्च के इदारे हैं, जिस तरह बहावलपुर में है, रहीम यार खान में है, फैसलाबाद में है, उनके प्लान के अंदर भी इसको शामिल किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो बीज है गंदम का, उसकी पैदावार काफ़ी बढ़ गई और फार्मर्स ने भी उसको अडॉप्ट किया। और अगर मैं थोड़ी सी आपको मिसाल दूं तो 2019-20 के जो सीज़न था उसमें तकरीबन कोई 3600 मैट्रिक टन के करीब जो है वो सीड प्रोड्यूस हुआ, और उसको तकरीबन कुछ 36,000 एकड़ के ऊपर जो उसको प्लांट किया गया, उस क्रॉप को जो है। लेकिन उस साल में जो है वो बहुत, जब 20-21 में जो है जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो ये था कि सीड बड़ी मिकदार में पैदा हुआ, और उस सीड में तकरीबन कोई 35,000 टन से ज़ायद जो है वो सीड पैदा हो गया। और 35,000 टन से ज़ायद सीड का मतलब ये होगा कि वो तकरीबन जहाँ पे पिछले साल 36,000 एकड़ के ऊपर जो है वो क्रॉप उगाई गई थी, वो इस साल जब ये 2021-20 अभी ये क्रॉपिंग सीजन शुरू होने वाला है, नवंबर और दिसंबर में आमतौर पर जो हमारा सोइंग सीजन है वो स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें 3,50,000 एकड़ से जायद ज़मीन के ऊपर वो सीड जो रवायती यानी गवर्नमेंट से तस्दीक शुदा सीड होता है वो लगाया जाएगा। उसके अलावा मजीद भी ऐसा सीड मौजूद है जो फार्मर्स के पास ट्रेडिशनल तरीकों से, फॉर एग्जांपल फार्मर ने पिछले साल में गंदम उगाई थी और उसने अपना बीज अपने घर रख लिया गंदम की वैरायटी का, या एक फार्मर ने दूसरे फार्मर से खरीद लिया, या एक फार्मर ने दूसरे फार्मर को गिफ्ट कर दिया, तो वो सीड भी जो है वो भी मौजूद होगा उस चैनल के जरिए भी। लेकिन जो रवायती डायरेक्टली जो एक सर्टिफाइड तरीके से गया वो तकरीबन कोई 35,000 टन से जायद सीड है, और तकरीबन 3,50,000 से जायद एकड़ के ऊपर जो है वो उसको ग्रो किया जा सकेगा इस साल में। और ये एक पाकिस्तान के लोगों के लिए भी बहुत खुशी की खबर है, और उसके अलावा जो न्यूट्रिशन के सेक्टर में काम करने वाले स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी खुशी की खबर है कि अब इसका तकरीबन इसका आप इस अमर का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि 18 मिलियन से जायद लोगों तक जब ये फसल तैयार होगी, और इसको अगले साल जो अप्रैल से लेके मई तक तकरीबन हार्वेस्टिंग हो जाती है, सिंध में ज़रा अर्ली हो जाती है, पंजाब में थोड़ा बाद में होती है, तो वो क्रॉप जो आएगी वो 18 मिलियन से जायद लोग उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो बेस्ट ऑफ टाइम जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है, हमें नंबर एब्सोल्युटली जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं बेसिकली। डॉक्टर साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगी, जैसे ये हार्वेस्ट प्लस जो है वो पाकिस्तान में माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए क्या रोल प्ले कर रहा है, स्पेशली पाकिस्तान की बात हो रही है तो? मैडम एक तो ये कि जिस तरह ये इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ कि ये एक सिस्टम होता है जो हमारे मुल्क में चल रहा है, और ये जो अक़साम होती है ये सारी उम्र नहीं चलती, क्योंकि अभी ये जो 2 अक़साम है जो हमारी हिस्ट्री में भी आप देखें बहुत 60 में देखें तो ग्रीन रिवोल्यूशन आया, उसके बाद वेराइटियाँ, तो ये जो अक़साम है ये क्योंकि उसके ख़ासकर जो रस्ट और बीमारियाँ इस पर आ जाती है, तो उसी की तरफ आप आ रहे हो, तो ये वेराइटियाँ निकल जाती है दरमियान से, इसलिए एक पाइपलाइन होता है जो पीछे से जारी होता है। तो हार्वेस्ट प्लस की आपने जिस तरह बात की, वो एक हार्वेस्ट प्लस जो है ना ये प्रोग्राम था, एक CGIAR इंटरनेशनल इदारों का एक सब का कोएलिशन है जो कि सारी दुनिया में काम करते, तो वो और नेशनल साइंटिस्ट के साथ मिलके वो पीछे से ये अक़साम हर वक्त बनाते रहते हैं। जिस तरह अभी भी पाइपलाइन में 2, 3, 4 और लाइनें मौजूद है, क्योंकि यही ख़तरा होता है कि जो रस्ट है वो 2-3 सालों में कोई पता नहीं चलता, वो वैरायटी होती है, क्योंकि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो लड़ाई जारी है। कभी बीमारी जिस तरह कोरोना आजकल देखे ना चल रहा है, तो इंसान उसके लिए कमज़ोर पड़ गया, तो इसलिए वो भी उसमें भी चलता रहता है, तो इसलिए वो पाइपलाइन ज़रूरी है कि उसको आप कंटिन्यूस रखे। तो हार्वेस्ट प्लस ये 9-10 साल से इंटरनेशनल इदारों के साथ, नेशनल इदारों के साथ मिल के उन्होंने ये 2 अक़साम रिलीज़ की, और साथ में 2-3 और जो है ना पाइपलाइन में पीछे से आ रही है कि अगर खुदा न खास्ता कल ये 2 वेराइटी सिस्टम से निकल जाती है तो वो 3-4 वेराइटी और सिस्टम में रिलीज़ हो चुकी होती है। और जो तरीक़ेकार होता है वो नॉर्मली ज़मींदार तक पहुंचने से पहले 8-9 साल का एक वैरायटी पे वक्त लगता है।
तो वो जो है ना हमारे रिसर्च के इदारे उनको अप्रूव कराते हैं, प्रोसेस होता है, उससे निकल के फिर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है जो बहुत ही अहम रोल अदा करता है उसको आगे पहुंचाने। आपने बात की ना कि कैसे उसका मैसेज आगे जाता है, लोगों को पता चलता है, तो उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम चलते हैं। फिर इस तरह के और इदारे आ जाते हैं पार्टनरशिप की, जिस तरह हार्वेस्ट प्लस हो गया, गेन हो गया, बाकी जो दूसरे न्यूट्रिशन के इदारे अवेयरनेस करते हैं कि जी इनको आप जो है ना इन वैरायटीज़ को लगाए। तो और दूसरा कि मुस्तकबिल में भी ये इंटरनेशनली और नेशनल भी ये एफर्ट्स होना चाहिए कि जितनी भी वैरायटियाँ बने वो सारी बायोफोर्टिफाइड हो, कि ये इसमें सारी बाकी बात में हम बात करते हैं कि और भी मसाइल हैं। इसको गंदम जो होती है अगर आप फ्लोर मिल में जाती है तो उसको कोई सेपरेट नहीं करता, वो गंदम एनालॉग हो जिस तरह हमने बात की, आम वैरायटी हो, बायोफोर्टिफाइड हो, उसको मिल में तो इकट्ठे ही क्रश किया जाता है, तो उसको फिर वो उसके अपने मसाइल है। वो तो हमारे मुल्क में वो भी जो है ना नेक्स्ट आते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल हो सकती है कि जी हम उसको कैसे। तो इसी भी हमने जो गेन के साथ एक मुश्तरका प्रोजेक्ट शुरू किया, गेन और हार्वेस्ट प्लस का, उसमें ये कोशिश की जा रही है कि हम ज़मींदारों के साथ कुछ इस तरह का पायलट लेवल पे एक हब्स क्रिएट कर ले ग्रेन्स के। तो उसमें कम से कम इतनी कोशिश की जाए कि जो वैरायटी है उसको बायोफोर्टिफाइड और दूसरी वैरायटी को सेपरेट करके, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना बायोफोर्टिफिकेशन का कोई मकसद ही ना हुआ, कोई फ़ायदा ही ना हुआ। तो बिल्कुल इसी चीज़ को आगे जो है मैं इस पे थोड़ी सी सॉरी इम्तियाज़ साहब, देखें फ़ायदा ऑफ कोर्स जो है वो चाहे वो बगैर भी उसके नाम के चली जाए, अगर वो हमारी खुराक का हिस्सा बन रही है तो फ़ायदा हो रहा है। नहीं, अगर दोनों साथ क्रश हो रही है, क्रश भी हो रही हैं, दोनों भी साथ क्रश हो रही हैं, तो उससे हमें जो है ग़ज़ाइयत आ रही है। क्योंकि जब वो हम वो खा रहे हैं, देखें डेफिशिएंसी ये है कि क्या हमने कितनी खाई है। हमारी तकरीबन एवरेज कंजम्पशन जो है वो तकरीबन 87 किलो के करीब है। लेकिन अगर वो हम पूरी खा लेते हैं, बायोफोर्टिफाइड खाते हैं, तो वो जाहिर है वो हमारी डेफिशिएंसी पूरी करेगी। तो लेकिन जो इम्तियाज साहब का जो कहना है ना वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब कंज्यूमर जो है वो अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि फार्मर ग्रो करता है और वो जो है चली जाती है मार्केट के अंदर, और अगर मैं खा रहा हूँ या कोई दूसरी पॉपुलेशन में कोई और बंदा खा रहा है तो वो शायद उसे पता नहीं होता कि वो बायोफोर्टिफाइड क्रॉप खा रहा है। तो अगर उसकी पूरी वैल्यू चेन को जो है बढ़ावा दिया जाए और जिसके अंदर जो है जब वो मिल वाला या कोई एग्रीगेटर है वो किसान से खरीद रहा है, फिर आगे किसान उसको जो है वो आगे एग्रीगेटर या मिलर प्रोसेस कर रहा है, तो फिर अपनी वो ब्रांड भी बता सके जी ये जिंक वाली गंदम है। इम्तियाज साहब प्लीज आप अगर जी। मैडम उस कहने का मतलब उसका ये था कि हमारी बाकी मुल्कों में आप देखें दुनिया में हमारा 2-3 चैलेंज है। इसको इसलिए जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा था कि इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल के इंटरवेंशन की ज़रूरत है। क्योंकि मिसाल के तौर पे ज़मींदार जब लगाता है वो लगाता है उसको जिससे ज़्यादा पैदावार मिले। बिल्कुल। अगर उसको जिंक वीट लगाता है उसको कुछ इंसेंटिव होना चाहिए कि जी मैंने जिंक वीट लगाया, मुझसे जब ख़रीदा जाएगा तो मुझे 5 रुपये 2 रुपये उसके ज़्यादा मिल जाए। दूसरी ये है कि वो जिंक वीट उस जो पाइपलाइन में जाता है, जिस तरह मनोवर साहब ने बात की कि जी वो क्रश हो रहा है तो ठीक है, उसके साथ कुछ हमें मिल रहा है, लेकिन वो वाली बात आ जाती है ना अगर आपकी एक बोरी 50 बोरी में क्रश हो रहा है, क्योंकि अभी आप देखें ना कितना एरिया आपका लग रहा है और बाकी वीट के हम 9 मिलियन हेक्टर्स पे वीट लगाते हैं। हमारी प्रोडक्शन इस साल 27-28 मिलियन टन्स की है। तो उसमें जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो इसलिए ये कहने का मतलब ये है कि पॉलिसी सपोर्ट थोड़ा सा बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी ये भी एक इनोवेशन है ना आपके लिए, इनोवेशन है और इसको सपोर्ट चाहिए कि जी इसको आप गवर्नमेंट लेवल पे कीजिए, के लेवल पे ही सपोर्ट मिलेगी। फूड डिपार्टमेंट के लेवल पे जी जब गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है वो फार्मर को एक यार आपके पास ये वैरायटी लगी इसको अलहदा रखे, हम जो है ना इसको प्रोक्योरमेंट आपसे लेंगे और इसको हम अलहदा चलाएंगे। तो वो कहने का यही मतलब था कि वो जो हमारे इदारे हैं जो खासकर गवर्नमेंट लेवल पे बड़े लेवल पे ये चीज़ें खरीद वो इन्हीं में इंटरवेंशन कर उसमें इंटरेस्ट बढ़ाए उस आइडिया के साथ कि जी हम इसको जो हमारी पॉपुलेशन है मल न्यूट्रिशन है उन एरिया में हम इनको पहुंचाएंगे, उस मुख्तलिफ चैनल के थ्रू इनको उधर पहुंचाएंगे। तो आई थिंक वो ज़रूरी चीज़ें हैं। इसलिए ये जो पायलट मैंने बात कर रहा था कि CBC जो है कमर्शलाइजेशन ऑफ बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स है, ये सारी दुनिया में हो रहा है। पाकिस्तान में चूँकि स्टेपल व्हीट है मेजर क्रॉप से, बिल्कुल ऐसे इसी में टारगेट किया गया है। आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, राइस है स्टेपल है, तो वहाँ पे राइस को किया गया। इंडिया में 2 चीज़ें
पैरल बाजरा है और दूसरा हमारा जो है ना ये वीट, तो उन दोनों को टारगेट किया गया है। अच्छा। इस तरह अफ्रीका जाए तो वहाँ पे आपको बीन्स मिलते हैं, वहाँ पे स्वीट पोटैटो मिलता है, वहाँ पे आपको मेज़ मिलेगा, मेज़ इज़ अ मेजर। पाकिस्तान में मेज़, जिंक और जो है ना विटामिन ए मेज़ अवेलेबल है, जो कि लेके आए थे। पॉलिसी उसको भी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के साथ मौजूद है कि उसको भी आगे लेके जाए। उसको भी अभी उस चैनल में नहीं है, लेकिन उसको चूँकि उसमें प्राइवेट NGOs नहीं आ रहे, लेकिन गवर्नमेंट के सेक्टर से हमने काम किया कि उनके पास भी ये दो, क्योंकि काफ़ी एरिया हमारा GB देख के KP में अभी भी मेस एज ए फूड खाया जाता है, मेस की जो रोटी बनाते हैं, तो उसमें भी जिंक अवेलेबल है। तो आते कहना कहे कि इसको थोड़ी सी और भी सपोर्ट मिलनी चाहिए एज ए नेशनल लेवल पॉलिसी, एज ए प्रोविंशियल लेवल पॉलिसी। कुछ तो आपने इनिशिएटिव देख लिए, जिस तरह मनोहर साहब ने जिक्र किया कि कुछ किस लेवल पे इसको शामिल किया गया है, लेकिन इसको थोड़ा और भी हाईलाइट करना चाहिए। बिल्कुल करूँ ज़रूरत है। ठीक है मनोहर साहब, आप बताइएगा क्या, जैसे अभी वही बात हो रही है क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, तो क्या स्ट्रैटेजीज़, क्या पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई जा रही हैं इसके थ्रू, बायो फोर्टिफिकेशन के थ्रू मेल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए? देखें, पाकिस्तान के अंदर जो ग़िज़ाइयत की सूरत हाल है वो तो अच्छी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अब थोड़ी बेहतर होने लगी है जब से ये कुछ ऑफ कोर्स जो है कुछ थोड़ी मामूली बेहतरी होने लगी है। उम्मीद है कि चीज़ें अच्छी होंगी। और क्योंकि एक अगर पिछले कुछ अर्सा से हम देखें तो बहुत सारे हुकूमती इदारे भी और जो मुख्तलिफ गैर सरकारी इदारे हैं, UN एजेंसीज़ हैं, जिस तरह हार्वेस्ट प्लस है, और भी बहुत सारे इदारे हैं कि जिन्होंने अच्छा काम किया है और अपने अपने तौर पे हिस्सा डालने की कोशिश की है। बायो फोर्टिफिकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि बायो फोर्टिफिकेशन एक बहुत अहम स्ट्रेटजी है, और जिससे बुनियादी तौर पर जो बेनिफिशरी है उसका जो अगर सबसे आम तौर पर हम ये भी देखते हैं कि फार्मर जब कोई एक फसल उगाता है तो वो सबसे प्राइमरी बेनिफिशरी वही होता है, क्योंकि वो उस फसल को घर में खा भी रहा होता है। और अगर वो बायो फोर्टिफाइड है तो वो आम हालात में शायद उसको उस तरह जो है वो विटामिन या मिनरल्स नहीं मिल रहे हो, लेकिन उसको अगर वो उस फसल को उगा रहा है तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको खा भी रहा है तो उसको उसके मिनरल्स और विटामिन उससे जो है वो मिल जाते हैं। जैसे जिंक वाली गंदम उगाई है तो उसको गंदम जो है उसमें से जिंक उनको मिल जाएगा। पॉलिसीज़ के हवाले से काफ़ी बायो फोर्टिफिकेशन के हवाले से एक हुकूमती सतह पे भी एक अच्छा काम किया गया है कि जिसमें जैसे मैंने जिक्र किया था कि मुख्तलिफ जो बायो फोर्टिफिकेशन हुकूमती पॉलिसीज़ के अंदर न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने की स्ट्रेटजीज़, ख़ास तौर पर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या जैसे जिंक की डेफिशिएंसी है उसको एड्रेस करने के हवाले से उसको शामिल किया गया है, जिसमें विजन 2025 का डॉक्यूमेंट है, या उसके अलावा जो मुख्तलिफ जैसे पंजाब ने खसूसी तौर पे उस पर बहुत काम किया है, लीड ली है। पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का बहुत अहम रोल है, अपने सालाना जो प्लान है उसके अंदर शामिल किया है बायो फोर्टिफिकेशन को। और यही वजह है कि इवन जो मुख्तलिफ इदारे जो गैर सरकारी इदारे भी काम कर रहे हैं वो भी पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी और फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं कि ताकि बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स को तरवीज दी जा सके। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये पॉलिसीज़ जारी रहती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें और भी बेहतरी हो सकती है, खसूसी तौर पर जब पूछना चाहती थी कि इस समय हम इसी पे करेंगे कि क्या मजीद जी एब्सोल्युटली देखें, इसमें एक तो जो एक अहम पॉलिसी की ज़रूरत है कि हमें क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए बायो फोर्टिफाइड ग्रेन जो आ रहा होता है उसके स्टैंडर्ड्स हुकूमती जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको डिफाइन करने चाहिए, ताकि एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स हो और उसके उन स्टैंडर्ड्स के तहत जो है वो क्वालिटी को मॉनिटर किया जा सके। दूसरा जो अहम जो एक पॉलिसी के अंदर तब्दीली होती है, देखें इस वक्त जो गंदम की कीमत है, चाहे वो बायो फोर्टिफाइड हो या बगैर फोर्टिफिकेशन के हो, तो उसमें प्राइस में कोई फ़र्क नहीं होता। तो फार्मर्स अगर उगाता है तो वो सिर्फ इस उम्मीद पे उगाता है कि उसे उसकी जो है वो प्रोडक्शन बढ़ जाए, यील्ड बढ़ जाए तो उसको फ़ायदा हो। लेकिन अगर उसमें जो है वो फार्मर के लिए कुछ इंसेंटिव रख दिया जाए, फॉर एग्जांपल को बायो फोर्टिफाइड जो क्रॉप है उसकी प्रायोरिटी के ऊपर या उसकी प्राइस में कुछ इजाफा कर दिया जाए। अच्छा, हमारे तो वो मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे भी तो होता है ना कि
अगर वो नहीं भी होगा ना बायोफोर्टिफाइड तो उसके ऊपर लिख दिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो उसकी कीमत ज़्यादा कर दी जाएगी। तो ये अब कौन चेक एंड बैलेंस रखेगा? अच्छा, इसमें देखें, जब आप स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और फिर आपके साथ उसका एक पूरा मैकेनिज्म जो है वो आपको उसके साथ इस्टेब्लिश करना होता है, इम्प्लीमेंट और मैकेनिज्म फॉलो अप करने वाला कोई है? आपको देखें, हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो मौजूद हैं, जैसे आटे की किसी हद तक, चाहे उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन टेस्टिंग की जाती है। किसी हद तक गंदम का, क्योंकि उस लेवल पे, क्योंकि इस तरह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अभी तक कोई सेपरेट स्टैंडर्ड ग्रेन में नहीं बनाए गए, तो इसलिए उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती। लेकिन जब ग्रेन में जो स्टैंडर्ड्स बना दिए जाएं तो उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग जो है वो की जा सकती है, जिस तरह आटे की जा सकती है, इसी तरह जो है वो गंदम के। और जो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर ये हमेशा जब भी आप क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी का एक अपना रोल है कि आप क्वालिटी इंश्योर करते हो, तो मिनिमम आप इस चीज का जो है वो इंश्योर होते हैं कि आपको जो रिक्वायर्ड मिकदार है वो आपको पूरी तरह मिल रही है। प्राइस इजाफा करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बहुत सारे फार्मर या जिन्होंने नहीं भी बनाई तो वो ले आएंगे, उसकी एक बाकायदा ट्रैकिंग की जा सकती है, उसको क्वालिटी टेस्टिंग की जा सकती है। लेकिन फार्मर का एक इंसेंटिव क्रिएट होने का मकसद ये होगा कि फार्मर में एक दिलचस्पी पैदा होगी कि मुझे, मेरे लिए ये फायदामंद है। फार्मर बहुत अहम है, हमें फार्मर को जो है वो इंसेंटिवाइज करने का फायदा ये होगा कि फार्मर जो ऐसी वैरायटीज को उगाएगा, और इन वैरायटीज को उगाने का मतलब फिर उसके बाद एक देखें, ये एक इंसेंटिव एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि गंदम की तकरीबन कोई 25% के करीब जो है वो हुकूमत प्रोक्योरमेंट करती है, फूड डिपार्टमेंट, ताकि फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए मुख्तलिफ इदारे, खासतौर पर प्रोविंशियल फूड डिपार्टमेंट्स जो हैं वो खरीदारी करते हैं। एक तरीका फार्मर को इंसेंटिवाइज करने का ये भी होता है कि जिन्होंने बायोफोर्टिफाइड फसलें उगाई हैं उनसे प्रायोरिटी के ऊपर खरीदारी की जाए, फिर उसके अलावा उसको एग्रीगेट किया जाए, लाइक जो है वो, यानी उसकी एक जो खरीदारी की गई है उसको अलहदा रखा जाए, उसमें ये पता हो जी कि ये हुकूमत ने खरीदी है और ये बायोफोर्टिफाइड है, और मिलों को, जो मिलें इंटरेस्टेड हों, दिलचस्पी रखती हों बायोफोर्टिफाइड वीट वैरायटीज उगाने में, हुकूमत उसकी तरवीज करे और उनको जो है वो वैरायटीज दे, ताकि पूरा वैल्यू चेन जो है उसके ऊपर एक क्वालिटी भी मॉनिटर हो और लोगों को जिंक की मिकदार जो है वो पूरी मिकदार में जो है उनको मिले भी। तो ये बहुत सारी पॉलिसीज के अंदर अभी चेंजेस हैं। इन स्पाइट ऑफ हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हुकूमती सतह पर बहुत अच्छा काम हुआ बायोफोर्टिफिकेशन की तरवीज के हवाले से। जो प्राइवेट इदारे हैं या गैर सरकारी इदारे हैं उन्होंने भी, या प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत अहम रोल प्ले किया, लेकिन माल न्यूट्रिशन इतना बड़ा चैलेंज है कि उसके ऊपर हमें अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सर आप कुछ ऐड करना चाहिए? क्वेश्चन को मैं ऐड करना चाहूँ, आपने जो क्वेश्चन किया बड़ा वैलिड था, और ये मिसाल के तौर आप ग्रेन को छोड़ दे, जो अभी सीड जो बिकता है ना बायोफोर्टिफाइड के नाम से, तो उसमें आपने कहा कि बैग पे लिख दिया जाए कि जी बायोफोर्टिफाइड, वो होगा नहीं, तो वो बड़ा ज़रूरी है उसको रोकना, क्योंकि और ये बिल्कुल सही है, बदकिस्मती से हमारे जो सिस्टम में प्राइवेट सेक्टर में हो जाता है। तो मोस्टली इसी चीज़ को जो सीड है उसके लेवल पे रोकने के लिए भी एक फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है जो कि फेडरल सीड सर्टिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, एंड रजिस्ट्रेशन, वो टैग देते हैं बाकायदा कि जी ये वैरायटी है, ये अप्रूव्ड है, वो टैग है, और उसी का काम ये है कि फिर उसको रेगुलेट करे एज ए, कि उसको जहाँ भी वो बिक रहा हो तो उसकी चेक करके सैंपल लेके लेबॉर्ट्री में चेक करे कि जी हाँ ये एक वैरायटी है। उस लेवल पे, जो सीड लेवल पे, उस पर फ्रेमवर्क मौजूद है, रेगुलेटरी सिस्टम मौजूद है, वो फिर किस लेवल तक इम्प्लीमेंट हो जाता है उस किसी सीज़न में, वो आगे इम्प्लीमेंटर पे डिपेंड करता है, लेकिन सिस्टम इज़ इन प्लेस कि उसको देखा जा सके। चलिए, समअप तो यही है कि अभी तक बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ बनाई जा चुकी हैं और आगे भी किया जा रहा है, तो बस इम्प्लीमेंटेशन का ही बस अब इंतज़ार है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है और लोगों तक कैसे जो है वो फुल ऑफ जिंक और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो गंदम, आटा या कोई भी जो चीज़ वो खा रहे हैं वो लोग, वो मिलती है सारी उसको। नाज़रीन, बायोफोर्टिफिकेशन यकीन करती हूँ कि समझ आ ही गया होगा कि जो एक प्रोसेस है पूरा, जिसके अंदर आप जो क्रॉप की ब्रीडिंग है वो इस तरह से कर रहे हो कि सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर, स्पेशली जिंक है। जिंक को आप लोग, उसका जो लेवल है वो ऑलरेडी मौजूद है उसके अंदर, लेकिन आप उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हो ताकि वो हमारी बॉडी को जितना चाहिए उसको मीट कर सके, उसका जो लेवल है, उसका जो पॉइंट है वो हमारी बॉडी को उस बॉडी के लेवल तक मीट कर सके। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह किसी नए इसी न्यूट्रिशन के ऊपर ही किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। इस वक्त दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।